नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 31वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन क्लास आप लोगों का दूसरा रहने वाला है। तो आप लोगों के लिए ना मैं कम से कम 20 प्रश्न लेकर के आया हूँ सामाजिक विज्ञान में, जिसमें ना जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाना वो सारी चीज़ को लेकर के आया हूँ। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाता है ठीक उसी प्रकार से कूट में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं। आप लोगों को ना ये जो प्रश्न है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेने की आप लोगों को कोशिश करना है, क्योंकि जितना अच्छा से आप लोग खुद आंसर लोगे ना उतना ही बेटर रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि एग्ज़ाम में आप खुद ही जो ऑप्शन लगाओगे उसके अनुसार आपको नंबर मिलेगा और वो डिसाइड करेगा आप क्वालिफाई करोगे नहीं करोगे। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िए। चलिए, प्रश्न क्रमांक 91 को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला, चतुर्वर्ण व्यवस्था के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए गीता, ऑप्शन बी ऋग्वेद के पुरुषोक्त, ऑप्शन सी नारद स्मृति और ऑप्शन डी मनुस्मृति। तो क्या इसका आंसर होगा पहले बताइए, फिर विस्तार पूर्वक आप सभी लोगों को इसका आंसर दूंगा मैं। तो प्रश्न क्रमांक 91 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद के पुरुषोक्त करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चतुर्वर्ण व्यवस्था के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? चतुर्वर्ण व्यवस्था, जी चतुर्वर्ण व्यवस्था का मतलब ही होता है कि वर्ण व्यवस्था, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाओं का जिक्र है। तो वो किस में है? तो वो ऋग्वेद में है। ये आप लोगों को याद रखना है। और अगर आप लोगों को ना ये चतुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा डिटेल से और बताऊँ ना, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल, किसमें? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त है, जिसके अनुसार क्या है, एक दिव्य पुरुष का ना जिक्र किया गया है। और उस दिव्य पुरुष के मुख से ना ब्राह्मण का जन्म हुआ है। उसके अलावा उसके कंधे से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, उसके जंघे से वैश्य का जन्म हुआ है और उसके पांव से ना शूद्र का जन्म हुआ है। ये ऋग्वेद के पुरुषोक्त में उल्लेख है 10वें मंडल में। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इन सारी चीज़ों के बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद के पुरुषोक्त करेक्ट हो जाएगा। या केवल ऋग्वेद होगा तभी भी आप लोगों को यही लेना है। ठीक है, और उस समय ऋग्वेद में ना जो वर्ण है वो 4 भाग में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए, प्रश्न क्रमांक 92 को ध्यान से पढ़िए। आजीवन धर्म तथा दर्शन की शिक्षा ग्रहण करने वाली को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए संघोद्वाहा, ऑप्शन बी ब्रह्मवादिनी, ऑप्शन सी अमाजु या ऑप्शन डी विदुषी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मवादिनी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आजीवन धर्म तथा दर्शन की शिक्षा ग्रहण करने वाली को क्या कहा जाता था? तो आजीवन मतलब जीवन भर ना धर्म और दर्शन की जो शिक्षा ग्रहण करते थे ना तो उसे ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। ये आप लोगों को याद रखना है। और ये मौर्य साम्राज्य के टाइम में ना सबसे ज़्यादा विख्यात था, मतलब उसका जो वर्णन है वो मिलता है मौर्य साम्राज्य के काल में। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी विदुषी। विदुषी क्या होता है अगर आप लोगों को ये बताऊँ ना, तो विदुषी का मतलब होता है शिक्षित महिला। क्या? तो जो शिक्षित महिला है, विद्वान महिला जो होता है ना उसे विदुषी कहा जाता था। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए संघोद्वाहा। क्या? तो संघोद्वाहा, तो संघोद्वाहा का क्या मतलब होता था? विवाह के पूर्व तक शिक्षा ग्रहण करने वाली महिला। क्या? तो विवाह के पूर्व तक मतलब उसके विवाह होने से पहले ना जब वो शिक्षा ग्रहण करता था, जैसे कि दर्शन धर्म का जो शिक्षा ग्रहण है ना उसका करता था, तो उसे संघोद्वाहा कहा जाता था। और जो जो महिला आजीवन, क्या? तो जीवन भर शिक्षा ग्रहण करता था उसे ब्रह्मवादिनी कहते थे। दोनों में फ़र्क को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी अमाजू। तो अमाजू क्या होता है अगर आप लोगों को ये बताऊँ ना, तो आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला। क्या? तो जो महिला शादी ही ना करे ना तो उसे क्या बोला जाता था? अमाजू। ये भी आप लोगों को याद रखना है इन चारों ऑप्शन को। ठीक है, चाहो तो शॉर्ट शॉर्ट में ना एक एक लाइन में नोट करके रख सकते हो, आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए, प्रश्न क्रमांक 93 को ध्यान से पढ़िए। भारत में नगरीकरण के प्रमाण सर्वप्रथम कब से मिलता है? ऑप्शन ए प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 12वीं शताब्दी ईसवी, ऑप्शन सी 17वीं शताब्दी ईसवी या ऑप्शन डी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 93 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत में नगरीकरण के प्रमाण सर्वप्रथम कब मिलते हैं? तो भारत में नगरीकरण की जो प्रमाण है ना, आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो क्या है? तो 2500 ईसा पूर्व। क्या? तो 2500 ईसा पूर्व से लगभग 1750 ईसा पूर्व तक की सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र मिलता है, और उसमें सर्वप्रथम नगरीकरण का प्रमाण मिलता है। लेकिन प्रश्न में ना सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र ही नहीं है, मतलब उसके ऑप्शन में, तो हम लोग उसको नहीं लेंगे। द्वितीय नगरीकरण कब हुआ था? तो द्वितीय नगरीकरण जो है ना वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, तो हम लोग ना इसको ले लेंगे। क्या? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ना द्वितीय नगरीकरण हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है, तो इसको ले लेंगे हम लोग। क्योंकि अगर ना ऑप्शन में होता सिंधु घाटी सभ्यता का ना, तो हम लोग वो लेते, क्योंकि प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता अगर पढ़े होंगे तो उसमें जिक्र है, मिलता है ना। वो ग्रामीण सभ्यता नहीं, नगरीय सभ्यता था ना जी, सिंधु घाटी का सभ्यता जो है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 93 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी 6ठी शताब्दी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 94 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से विवाह के प्रकार प्रशस्त के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए गंधर्व, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी प्रजापत्य या ऑप्शन डी आर्स। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए गंधर्व विवाह करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन से विवाह के प्रकार प्रशस्त के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो ये जो प्रशस्त शब्द है ना उसका जो मतलब होता है ये बताओ ना। स्वीकार्य जी, मतलब समाज जो है ना वो वैदिक काल में दो प्रकार में बटा हुआ था, मतलब दो भाग में ना वैदिक काल में जो समाज है वो बटा हुआ था। सबसे पहला जो होगा वो प्रशस्त होगा, जिसका मतलब जो है ना वो स्वीकार्य है। जो अलग अलग ये जो विवाह के लिए दिया है ना, तो ये क्या है ना स्वीकार्य है, प्रशस्त का मतलब। और दूसरा जो प्रकार था वो अस्वीकार्य, मतलब अप्रशस्त था। तो समाज में ना दो प्रकार का जो विवाह है वो होता था। सबसे पहले प्रशस्त होता था जिसका मतलब स्वीकार्य है, और दूसरा अप्रशस्त होता था जिसका मतलब अस्वीकार्य है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो इसमें क्या बोला है? सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 94 में निम्नलिखित में से कौन से विवाह प्रकार प्रशस्त के अंतर्गत नहीं आता? प्रशस्त का मतलब स्वीकार्य के अंतर्गत नहीं आता। तो गंधर्व विवाह जो है ना वो स्वीकार्य नहीं होता, मतलब समाज में स्वीकारा नहीं जाता गंधर्व विवाह को। और गंधर्व विवाह क्या होता है अगर आप लोगों को ये बताऊं ना, तो गंधर्व विवाह का मतलब होता है प्रेम संबंध, मतलब प्रेम संबंध पर आधारित विवाह। बोलते हैं ना जी कि मैं लव मैरिज करूंगा, तो उस समय भी लव मैरिज चलता था। तो लव मैरिज जो होता है ना उसे गंधर्व विवाह के नाम से जानते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये वैदिक काल में समाज में स्वीकार्य नहीं था, उसे स्वीकारा नहीं जाता था। तो प्रशस्त नहीं है बोले है ना, तो गंधर्व विवाह जो है वो प्रशस्त नहीं था उस समय समाज में, मतलब स्वीकार्य नहीं था। देखो ना जी सम्मिलित नहीं है बोला है ना इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी के बारे में भी जान लो, ब्रह्मा। तो ब्रह्म क्या कहलाता था? समान वर्ण में विवाह। मतलब हम लोग ये बात करते हैं ना कि मैं तो सिर्फ अपने ही जो बिरादरी है, अपनी ही जाति है, अपने ही धर्म में सिर्फ उसी में शादी करूंगा, तो ये ब्रह्म विवाह कहलाता था। ठीक है, ब्रह्म विवाह का मतलब है कि अपने ही समान जो वर्ण है, अपनी ही समान जो जाति है उसमें विवाह करना ना समान वर्ण विवाह कहलाता है। ठीक है, और इसे ब्रह्म के नाम से जानते हैं। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी प्रजापत्य क्या होता है ये जान लो। प्रजापत्य का मतलब होता है कि बिना लेन देन का विवाह। मतलब मैं बोलता है ना कि मैं तो दहेज बिल्कुल नहीं लूंगा ना दूंगा, तो ये प्रजापत्य विवाह कहलाता है। ठीक है, अगर आप ना दहेज ना लोगे ना दहेज दोगे तो ये क्या कहलाएगा? प्रजापत्य विवाह कहलाएगा, जिसे बिना लेन देन का विवाह कहा जाता है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी आर्स। आर्स विवाह क्या होता है ये बताओ ना। तो वर कन्या पिता को ना एक जोड़ी बैल देता था। क्या? तो जो लड़के वर्ग होते थे ना, तो लड़के वर्ग क्या करते थे, एक जोड़ी जो बैल है ना वो जो वधु होता है, जो लड़की पक्ष होता है उसको एक जोड़ी बैल दे करके उससे विवाह कर लेता था उसकी कन्या को, तो वो आर्स विवाह कहलाता था। ठीक है, तो इन चारों को आप लोगों को याद रखना है, इन विवाह संस्कारों के बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 95 को ध्यान से पढ़िए। किस हड़प्पा कालीन स्थल से मानक बनाने का कारखाना का साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी चनहुदड़ो या ऑप्शन डी कालीबंगा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 95 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी चनहुदड़ो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस हड़प्पा कालीन स्थल से मनका बनाने का कारखाना का साक्ष्य मिला? तो हड़प्पा कालीन मनका बनाने का जो कारखाना मिला था ना वो चनहुदड़ो में मिला था, ये आप लोगों को याद रखना है। अब मनका बनाने का मतलब क्या होता है? मनका बनाने का मतलब विभिन्न प्रकार के जो आभूषण है उस वक्त जो प्रचलित था तो उसका कारखाना होता है जी। जैसे चूड़ी बनाना या अन्य जेवर जो होते हैं ना उन सारी चीज़ों को बनाने का जो कारखाना है ना वो चनहुदड़ो नामक स्थान पे मिला था, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। उसके अलावा लोथल में क्या है ये अगर बताऊँ ना तो लोथल में विशेष करना बंदरगाह मिला था। क्या? तो हड़प्पा कालीन ना लोथल से बंदरगाह मिला था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी डायरेक्ट जो प्रश्न है ना वो पूछ लिया जाता है कि किस स्थल से बंदरगाह है उसका साक्ष्य मिला था बोल करके, तो ये आप लोगों को याद रखना है। लोथल से ना बंदरगाह होने के साक्ष्य मिला है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से 95 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 96 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन त्रिवैदिक देवताओं के वर्गीकरण में अंतरिक्ष के देवता से संबंधित है? पहला करके दिया है अग्नि, दूसरा इंद्र, तीसरा सोम, चौथा रुद्र। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी 1 2 3, ऑप्शन सी 1 2 3 4 या ऑप्शन डी 2 और 4। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन त्रिवैदिक देवताओं के वर्गीकरण में अंतरिक्ष के देवता से संबंधित है? तो अंतरिक्ष के जो देवता होंगे ना वो मुख्यतः 4 जने को माना जाता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले जो माना जाता है वो इंद्र देवता को माना जाता है, दूसरा रुद्र देवता, तीसरा मारुत देवता और चौथा वायु देवता। तो इन चारों को अंतरिक्ष का देवता जो है ना वो माना जाता है। तो इसमें केवल 2 ही है। सबसे पहले देखो ये सोम देवता और दूसरा जो होगा वो रुद्र देवता। चारों में से जो 2 देवता होंगे ना वो सोम देवता हो जाएगा और रुद्र देवता हो जाएगा। तो देखो अंतरिक्ष के जो देवता है वो चारों कहलाते हैं, इंद्र, रुद्र, मारुत और वायु। तो इन चारों को आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा आप लोगों को ना भूमि के देवता कौन कौन थे ये अगर आप लोगों को बताऊं त्रिवैदिक काल में, तो भूमि के जो देवता थे वो सबसे पहला अग्नि, दूसरा सोम, तीसरा पृथ्वी, चौथा बृहस्पति और पांचवा सरस्वती। तो इन पांचों को ना भूमि के देवता माना जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ना आकाश के देवताओं को भी माना जाता है, ठीक है। अब आप लोग ये मत बोलना कि अंतरिक्ष और आकाश दोनों एक है। उस वक्त ना जो त्रिवैदिक काल है उस वक्त ना आकाश अलग था और अंतरिक्ष को अलग माना जाता था, मतलब दोनों के देवताओं को अलग अलग माना जाता था, ठीक है। तो अंतरिक्ष के बाद ना जो आकाश के देवता थे वो कौन थे? तो सबसे पहला सूर्य था, दूसरा वरुण, तीसरा विष्णु, चौथा अश्विन और पांचवा मित्र। तो इस प्रकार से ना 5 जो देवता है वो माने जाते थे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 97 को अब ध्यान से पढ़िए। हड़प्पा कालीन स्थल धौराविला की खोज निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन ए बी लाल, ऑप्शन बी सूरजभान, ऑप्शन सी जेपी जोशी या ऑप्शन डी बी के थापर। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 97 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जेपी जोशी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा कालीन धौलावीरा की जो खोज है ना वो ऑप्शन नंबर सी जेपी जोशी ने किया था, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो धौलावीरा की खोज किसने किया था? जेपी जोशी ने किया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी सूरजभान। तो सूरजभान ने किसकी खोज किया था? तो सूरजभान ने ना राखीगढ़ की खोज किया था। क्या? तो सूरजभान ने राखीगढ़ी नामक स्थान की खोज किया था, तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा हड़प्पा कालीन जो ना मुख्य जो 2 स्थल है उसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। कौन? तो हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 में किया था। कब? तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। क्या? तो दूसरा जो स्थान है वो मोहनजोदड़ो है और मोहनजोदड़ो की जो खोज है ना वो राखलदास बनर्जी ने किया था। कौन? तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। कब किया था? तो 1922 में किया था। कब? तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। तो इन दोनों को याद रखना है। इन दोनों में से ही अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा की खोज किसने किया था और कब किया था, या मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब किया था। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है खास तौर से,
खोज, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 97 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। धौलावीरा की जो खोज है वो जेपी जोशी ने किया था, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 98 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन करें। सबसे पहले लेखक दिया और दूसरा में पुस्तक दिया है। एक को पढ़िए सोमदेव सूरी, दूसरा क्षेमेंद्र, तीसरा संध्याकर नंदी और चौथा दंडी। पहला दिया है वृहद कथा मंजूरी, दूसरा रामचरित, तीसरा नीति वाक्य मृतकम और चौथा 10 कुमार चरित। तो क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? एटलीस्ट गेस तो कीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा विस्तार पूर्वक। तो प्रश्न क्रमांक 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए, एक तरफ लेखक दिया है, दूसरे तरफ पुस्तक दिया है। तो सबसे पहला ए देखो, सोमदेव सूरी। तो सोमदेव सूरी ने जो रचना किया था वो नीति वाक्य मृतम हो जाएगा। क्या? तो नीति वाक्य मृतम हो जाएगा, सोमदेव ने जो रचना किया था वो। दूसरा क्षेमेंद्र, तो क्षेमेंद्र ने वृहद कथा मंजूरी का रचना किया था, पुस्तक है वो। तीसरा संध्याकर नंदी, तो संध्याकर नंदी ने जो रचना किया था वो रामचरित का रचना किया था। और चौथा दंडी, दंडी जो आएगा ना वो 10 कुमार चरित का रचना किया था। एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि ना कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो कि आप लोगों को कभी कभी छोड़ने होते हैं या इसमें तुक्के मारने होते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि इस प्रकार की जो प्रश्न हम लोगों ने पढ़ाई नहीं है, अगर आप लोगों ने ना ऑब्जर्व किया होगा अपने सिलेबस में, तो ठीक है, कुछ कुछ एकाक प्रश्न जो होता है ना वो आउट ऑफ सिलेबस भी दे देते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि अगर इस प्रकार के प्रश्न है ना तो लास्ट में ज़रूर आप लोग ना बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं पता है तो कोई भी एक को मार करके चले जाइए, क्योंकि माइनस मार्किंग आप लोगों के पास वैसे भी नहीं है, है ना। तो खाली है, इसको नहीं छोड़ना है। अगर आप लोगों को समझ में ना आ रहा होगा तो एक बार इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इस प्रकार के जो प्रश्न होगा उसको। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 99 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित गुप्त शासकों को उनके शासन के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा स्कंदगुप्त और चौथा चंद्रगुप्त फर्स्ट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो क्या इसका क्रम होगा? इन चारों को ना आप लोगों को क्रम वाइज जमाना है। तो ध्यान से बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 99 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 4, 2, 1 और 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसमें बोला है कि निम्नलिखित गुप्त शासकों को उनके शासनकाल के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो आएगा ना वो चंद्रगुप्त प्रथम आ जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद दूसरा में कौन आएगा? तो दूसरा में समुद्रगुप्त आ जाएगा। समुद्रगुप्त के बाद कौन आएगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद स्कंदगुप्त आ जाएगा। तो इस प्रकार से ना 4, 2 और 1 और 3 जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सीरियल वाइज आएगा। और थोड़ा सा अगर आप लोगों को गुप्त शासकों के बारे में बताऊं ना, तो सबसे पहला गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है। कौन? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है, जिन्होंने 275 कब? तो 275 ईस्वी में लगभग ना गुप्त वंश की स्थापना किया था। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ना गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है ना वो चंद्रगुप्त को माना जाता है। किसे? तो चंद्रगुप्त प्रथम को ना इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसमें दो प्रकार के प्रश्न बनता है। सबसे पहला, गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था ये प्रश्न आएगा, तो श्रीगुप्त ने किया था। ये आप लोगों को याद रखना है, 275 ईस्वी में किया था। उसके अलावा दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो होगा ना वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ये भी आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है, या याद रखोगे फिर भी चलेगा। तो इस प्रकार से ना इन दोनों प्रकार से प्रश्न जो है ना इसमें बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 99 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम आ जाएगा। उसके बाद कौन आएगा? समुद्रगुप्त आ जाएगा। समुद्रगुप्त के बाद ना चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएगा। और अंतिम में कौन आएगा? स्कंदगुप्त आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 100 को आप ध्यान से पढ़िए। मौर्यकालीन न्याय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो आप लोगों को ना 4 अलग अलग थ्योरी दी है, उसको पढ़ना है, उसके बाद बताना है कि सही आंसर कौन सा है। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। ग्राम न्यायालय इसका सबसे निचला भाग स्तर का इकाई था। दूसरा, न्यायालय 2 प्रकार के होते थे, धर्मस्थली एवं कंटक शोधक। तीसरा, सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। चौथा, कंटक शोधक एक तरह की दीवानी अदालत होती थी।
ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 और 4, ऑप्शन सी 1 2 4 या ऑप्शन डी 1 2 3। तो क्या इसका सही आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप, फिर विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को इसका आंसर दे दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 100 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मौर्यकालीन न्याय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा, ग्राम न्यायालय इसकी सबसे निचली भाग स्तर की इकाई थी। तो ग्राम न्यायालय है जो सबसे निचली इकाई थी, ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। दूसरा भी इसमें करेक्ट हो जाएगा, न्यायालय दो प्रकार के होते थे, सबसे पहले धर्मस्थली और दूसरा कंटक शोधक। तो दोनों का नाम है, ठीक है। और आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ ना, तो ये जो न्याय व्यवस्था है ना, इसका नाम था ये धर्मस्थली पहला का और दूसरा कंटक शोधक। धर्मस्थली पहला मतलब ये होगा कि इसमें ना जो न्याय व्यवस्था है वो दो प्रकार से बटा हुआ था। कौन कौन सा? तो सबसे पहले दीवानी था और दूसरा फौजदारी था। दीवानी का जो नाम था वो धर्मस्थली था, मतलब दीवानी जो न्यायालय है ना उसका नाम धर्मस्थली था, और दूसरा जो फौजदारी न्यायालय है ना उसका कंटक शोधक नाम था। तो ये दोनों भी है ना इसमें करेक्ट हो जाएगा। तीसरा को पढ़िए, सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो किसी भी राज्य में जो सम्राट है वो न्याय प्रशासन का क्या होता है? सर्वोच्च होता है। इसी प्रकार से मौर्य काल में ना जो सम्राट था वो न्याय प्रशासन का सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता था, ठीक है। उसके अलावा चौथा गलत कैसे होगा ये जान लो, कंटक शोधक एक तरह की दीवानी अदालत होती थी। तो ये गलत हो जाएगा ना जी। अभी जस्ट आप लोगों को बताया ना कि मौर्य काल में जो न्याय व्यवस्था है वो दो प्रकार से विभक्त था, मतलब दो प्रकार में बटा हुआ था। सबसे पहले दीवानी हो जाएगा और दूसरा फौजदारी हो जाएगा। दीवानी अदालत का जो नाम था वो धर्मस्थली था, और फौजदारी जो अदालत है उसका कंटक शोधक था। इसमें देखो क्या बोला है, कंटक शोधक एक दीवानी अदालत होती थी। तो दीवानी कंटक शोधक नहीं होता था जी, ये धर्मस्थली का नाम था। तो ये गलत हो जाएगा ना। फौजदारी का नाम था जी कंटक शोधक, तो इसमें कंटक शोधक एक तरह की दीवानी बोला है, तो दीवानी इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर फौजदारी होता ना तब इसमें करेक्ट आंसर हो जाता। तो इन दोनों को खास तौर से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 100 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। जब तक कि आप लोग ना अभी के प्रश्न ना कूट में पूछा जा रहा है और इसी प्रकार से पूछा जा रहा है, तो जब तक आप लोग डिटेल से नहीं पढ़ोगे कैसे बनेगा जी। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप डिटेल से पढ़ा करो, इसीलिए सारे ऑप्शन को बताने की मैं कोशिश करता हूँ अपनी क्लास में। चलिए प्रश्न क्रमांक 101 को ध्यान से पढ़िए। कानपुर के भीतरी गांव के गुप्तकालीन मंदिर का निर्माण किससे हुआ था? ऑप्शन ए सफ़ेद हाथी, ऑप्शन बी ईंट, ऑप्शन सी लाल पत्थर या ऑप्शन डी संगमरमर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 101 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी लाल पत्थर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कानपुर के भीतर गांव के गुप्तकालीन मंदिर का निर्माण किससे हुआ था? तो वो लाल पत्थर से हुआ था। लाल पत्थर का मतलब ये होता है कि जब हम लोग मिट्टी को ना पकाते हैं ना जी, जैसे हम लोग अभी के यूज़ में क्या करते हैं, ईंटों का यूज़ करते हैं ना पका हुआ, ठीक उसी प्रकार से लाल पत्थर उसको भी कहा जाता था, जो मिट्टी को ना पका करके मतलब पकी हुई ईंटों से ना जो भीतर गांव के गुप्तकालीन मंदिर बनाया गया था ना, तो वो लाल पत्थर से बनाया गया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और ये जो भीतर गांव का जो मंदिर है ना गुप्तकालीन, उसे किसने बनाया था ये बताओ ना। तो वो स्कंद गुप्त द्वारा बनाया गया था। क्या? तो वो गुप्त काल में ना स्कंद गुप्त जो राजा है उसके द्वारा बनवाया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसमें एक चीज़ आप लोगों को और याद रखना है, ये ना टेराकोटा मिट्टी से बना हुआ था। तो ये भी आप लोग अगर कि ऑप्शन में आए ना तो ये आप लोग ऑप्शन में ले सकते हो। क्या? तो टेराकोटा मिट्टी या पकी हुई मिट्टी ले सकते हो, ठीक है। पकी हुई मिट्टी बोल सकते हो या पकी हुई ईंटों से बना हुआ ये मंदिर है। और ये कब बना था ये बताओ ना। तो लगभग 5वीं शताब्दी में बना था। कब? तो लगभग 5वीं शताब्दी में बना हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 101 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज़ और जान लो, ये जो भीतर गांव का जो गुप्तकालीन मंदिर है ना वो किससे बना था? तो वो नागर शैली से बना था, ये भी आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 102 को ध्यान से पढ़िए। मौर्य काल में राजकोष एवं भंडार का मुख्य संरक्षक कौन होता था? ऑप्शन ए समाहर्ता, ऑप्शन बी सन्निधाता, ऑप्शन सी रज्जुक या ऑप्शन डी कोषाध्यक्ष। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 102 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी सन्निधाता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मौर्य काल में राजकोष एवं भंडार का मुख्य संरक्षक कौन होता था? तो मौर्य काल में ना जो राजकोष और भंडार के जो संरक्षक थे उसे सन्निधाता कहते थे। ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके भी रख सकते हो। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए समाहर्ता। समाहर्ता का जो कार्य था ना वो राजकीय जो कर है ना उसकी वसूली करता था। क्या? तो राजकीय जो कोष है ना जो कर है उसकी वसूली करने वाले को समाहर्ता कहा जाता था। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी रज्जुक। रज्जुक क्या होता था और क्या कार्य था ये बताओ ना। तो जैसे वर्तमान में अभी हमारे पटवारी लोग जो कार्य करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से मौर्य काल में ना ये जो रज्जुक है वो कार्य करता था। मतलब जमीन का ना जो नाप जोख है ना वो करने वाला कौन था? तो वो रज्जुक था। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष का क्या कार्य था अगर आप लोगों को ये बताओ ना, तो कोषाध्यक्ष जो था ना वो अलग अलग जो कीमती जो वस्तुएं हैं उसकी सुरक्षा और सुनिश्चित करना और रिकॉर्ड रखना किसका कार्य था? तो कोषाध्यक्ष का कार्य था। ठीक है, जैसे कीमती वस्तुएं होता है ना जी, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो रत्न थे, कीमती धातुएं थे वो, तो उसकी जो लेख जोख है ना, मतलब जो उसका जितने भी प्रकार के रिकॉर्ड है वो कोषाध्यक्ष रखता था। ये आप लोगों को याद रखना है इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो राजकोष एवं भंडार का जो मुख्य संरक्षक था ना वो कौन था? तो सन्निधाता था। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 103 को अब ध्यान से पढ़िए। तुलसीदास के समकालीन किस कवि ने रामचरितमानस के बारे में कहा था? यह काव्य हिंदुओं के लिए वेद और मुसलमानों के लिए कुरान है। ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खान ही खाना, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी बीरबल या ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जैसी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 103 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए अब्दुल रहीम खान ही खाना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तुलसीदास के समकालीन किस कवि ने रामचरितमानस के बारे में कहा था? यह काव्य हिंदुओं के लिए वेद और मुसलमानों के लिए कुरान है। तो ये जो कहा था वो अब्दुल रहीम खान ने खाना कहा था। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 104 को ध्यान से पढ़िए। 15वीं शताब्दी के महान दार्शनिक जिनका संबंध तौहीद ए वजूदी अस्तित्व की एकता के सिद्धांत से था। ऑप्शन ए इब्न अल वजूदी, ऑप्शन बी इब्न अल अरबी, ऑप्शन सी इब्न अल फारसी या ऑप्शन डी इब्न अल तौहीद। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 104 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए इब्न अल वजूदी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 15वीं शताब्दी के महान दार्शनिक जिनका संबंध तौहीद ए वजूदी अस्तित्व की एकता के सिद्धांत से था। तो अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये देखो तौहीद ए वजूदी, यहाँ भी वजूदी, तो सेम सेम प्रश्न दिया है तो आंसर भी ना आप लोग लेते जी, ज़्यादा ट्रिक लगाने की आवश्यकता ही नहीं था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 104 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 105 को ध्यान से पढ़िए, सुमेलित कीजिए। संत दिया है और सिद्धांत दिया है। सबसे पहला रामानुजाचार्य, दूसरा माधवाचार्य, तीसरा विष्णु स्वामी और चौथा निम्बाकाचार्य। ए दिया है द्वैताद्वैतवाद, बी दिया है शुद्ध द्वैतवाद, सी दिया है द्वैतवाद और डी दिया है विशिष्ट द्वैतवाद। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 105 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सुमेलित कीजिए बोला है, संत और सिद्धांत दिया है। और ये जो है ना मैं आप लोगों को अपने क्लास में अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ाया था क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा इसीलिए बोला था। चलिए समझते हैं ध्यान से और आप लोगों को ट्रिक भी बताऊँगा कैसे आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला देखो रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य जी थे ना वो हमारे लिए क्या थे? विशिष्ट थे। क्या थे? तो रामानुजा जो चार्य है ना हमारे लिए विशिष्ट थे, हमारे लिए भगवान के समान थे, है ना। तो देखो इसमें रामा से राम भी ले सकते हो, राम क्या है? हमारे लिए विशिष्ट है। और विशिष्ट से क्या लेना है आप लोगों को? तो विशिष्ट द्वैतवाद लेना है। क्या? तो रामानुजाचार्य हमारे लिए विशिष्ट थे, ऐसे याद रख सकते हो। अदरवाइज रामानुजाचार्य में ये जो शुरू का वर्ड है ना राम, तो वो ले लेना। राम क्या है? हमारे लिए विशिष्ट है, हमारे लिए भगवान के समान है, तो विशिष्ट से विशिष्ट द्वैतवाद ले लेना है। दूसरा को देखो माधवाचार्य। माधवाचार्य किस में आएगा? तो माधवाचार्य जो है ना वो द्वैतवाद में आ जाएगा।
माधवाचार्य जो है ना वो एक भगवान को मानते थे क्या? तो माधवाचार्य जो है ना वो केवल एक भगवान को मानते थे, तो एक भगवान से क्या लेना है, केवल द्वैतवाद ले लेना है आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा तीसरा देखो विष्णु स्वामी, तो विष्णु स्वामी जो है ना वो शुद्ध द्वैतवाद को मानने वाले थे क्या? तो विष्णु स्वामी जो है ना वो शुद्ध द्वैतवाद को मानने वाले थे। विष्णु जी क्या है, शुद्ध है क्या? तो विष्णु भगवान क्या है जी, शुद्ध है, तो वो शुद्ध द्वैतवाद को मानने वाले थे। उसके अलावा चौथा निम्बाकाचार्य, तो निम्बाकाचार्य जी जो है ना वो दो भगवान को मानते थे, कितना? तो दो भगवान को ना निम्बाकाचार्य जी मानते थे द्वैतवाद, दो भगवान द्वैतवाद, दो भगवान द्वैतवाद, ऐसे याद रखना। निम्बाकाचार्य दो भगवान को मानने वाले थे, दो से क्या लेना है, द्वैतवाद लेना है, उसी वर्ड से शुरू हो रहना। तो ऐसे आप लोगों को कुछ ना कुछ ट्रिक लगाना होगा, कुछ ना कुछ अपने दिमाग को बताना होगा, तभी वो रिलेट करके पढ़ेगा। रटोगे तो भूल जाओगे। इसमें कम से कम 8 से 10 अलग अलग जो विद्वान है उसके नाम है, संतों के नाम है, तो कैसे याद रखोगे? तो कुछ ना कुछ रिलेट करके पढ़ोगे तभी याद रहेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 105 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं फिर से अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 106 को अब ध्यान से पढ़िए, फिर से आप लोगों के लिए सुमेलित कीजिए बोला है। संप्रदाय और सूफी संत दिया है। सबसे पहला चिश्ती, दूसरा सुहरावर्दी, तीसरा कादरी और चौथा नक्शबंदी। उसके अलावा सूफी संत दिया है ए करके बहाउद्दीन जकारिया, बी शेख अहमद सरहिंदी, सी निजामुद्दीन औलिया और डी मियाँ मीर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसको भी आप लोगों को ट्रिक के साथ पढ़ा दिया हूँ, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 106 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चलिए सबसे पहले ना इसको सुमेलित करते हुए चलते हैं, मतलब मिलाते हुए चलते हैं। एक तरफ संप्रदाय और दूसरी तरफ सूफी संत दिया है। सबसे पहले पहला को दिया है देखो चिश्ती। चिश्ती का क्या आएगा? तो चिश्ती का जो होगा ना वो निजामुद्दीन औलिया चिश्ती हो जाएगा। क्या? तो निजामुद्दीन औलिया सिर्फ दिया है, यहाँ पर उसका सरनेम भी आता था जी चिश्ती करके, इसको हटा दिया है प्रश्न में, क्या दिमाग लगा है। अदरवाइज सब लोग जान जाते थे यहाँ चिश्ती है यहाँ चिश्ती सेम ले लेते बोल करके। लेकिन देखो निजामुद्दीन औलिया बस दिया है ना, तो निजामुद्दीन औलिया जो है वो चिश्ती संप्रदाय के थे, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा दूसरा को देखो सुहरावर्दी, तो सुहरावर्दी जो है ना बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी, यहाँ पर भी उसका सरनेम था, इसको भी हटा दिया गया है। तो सुहरावर्दी का क्या आएगा? बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कादरी, तो कादरी का क्या आएगा? तो कादरी का जो है ना वो जो आ जाएगा मियाँ मीर आ जाएगा। क्या? तो मियाँ मीर कादिर आ जाएगा, तो ये कादरी का हो जाएगा। उसके अलावा चौथा नक्शबंदी, तो नक्शबंदी का जो आएगा ना वो शेख अहमद सरहिंद हो जाएगा, ठीक है। तो इन चारों को आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से 106 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 107 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से मुगल प्रशासन में सैन्य विभाग का प्रधान कौन होता था? ऑप्शन ए सद्र उस सुदूर, ऑप्शन बी मीर सामान, ऑप्शन सी मीर बख्शी या ऑप्शन डी दीवान ए आला। तो प्रश्न क्रमांक 107 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी मीर बख्शी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से मुगल प्रशासन में सैन्य विभाग का प्रधान कौन होता था? तो मुगल प्रशासन में ना सैन्य विभाग का जो प्रधान होता था वो मीर बख्शी था, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण उच्च अधिकारी था, ठीक है, जो वित्त विभाग को जो है ना वो संभालता था, मतलब दीवाने जो था ना उसके बाद ना वो बड़ा पद था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 107 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 108 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला करके दिया है कथन मुगल काल में नमक दुर्लभ था, उसका प्रति व्यक्ति उपभोक्ता अत्यंत कम था। दूसरा करके दिया है बी करके मुगल काल में नमक का मूल्य गेहूं के मूल्य के दुगना बताया गया है। ऑप्शन ए दोनों सही, ऑप्शन बी दोनों सही नहीं है, ऑप्शन सी केवल एक सही है या ऑप्शन डी केवल बी सही है। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 108 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए दोनों सही है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोला है, और कथन ए दिया है मुगल काल में नमक दुर्लभ था, उसका प्रति व्यक्ति उपभोक्ता अत्यंत कम था, तो ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा को पढ़िए मुगल काल में नमक का मूल्य गेहूं के मूल्य से दुगना बताया गया है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोग मिल जाता है ना जी फ्री ऑफ कॉस्ट में, हम लोग को तो गवर्नमेंट से मिल जाता है 2 किलो नमक ले जाओ ऐसे वाला देते हैं ना जी बीपीएल कार्डधारी को। तो उस
समय में क्या था, जो नमक का मूल्य था ना वो गेहूं के मूल्य से दुगना बताया जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इन दोनों के बारे में, दोनों इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 109 को पढ़िए। ताजमहल के संदर्भ में सही सुमेलित कीजिए, मतलब जो करेक्ट होगा ना वो आप लोगों को बताना है। ये 4 अलग अलग थ्योरी दिया है उसमें। पहला को पढ़िए, निर्माण काल 22 वर्ष। दूसरा, निर्माण व्यय 2 लाख लगभग। तीसरा, मुख्य वस्तुकार उस्ताद अहमद लाहौर। चौथा, मुख्य शिल्पकार उस्ताद ईशा। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 1 3 4 या ऑप्शन डी 1 2 4। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 109 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ताजमहल के संदर्भ में सही सुमेलित कीजिए बोला है, मतलब जो करेक्ट है वो बताइए बोला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना सी हो जाएगा। पहला करेक्ट हो जाएगा, निर्माण काल 22 वर्ष, मतलब जो ताजमहल का निर्माण है वो 22 वर्ष से लगभग बना था, मतलब 22 वर्ष तक की वो निर्माण होते रहा था। और इसका निर्माण कब से शुरू हुआ था ये बताओ ना। तो 1632 में शुरू हुआ था। कब? तो 1632 के लगभग वो शुरू हुआ था और लगभग 1653 कितना, तो 1653 तक की वो बन करके कंप्लीट हुआ था। कितना? तो 1632 में शुरू हुआ था और 1653 तक की वो निर्माणाधीन था, मतलब बनता हुआ चला गया था। ठीक है, तो 1632 से 1653 तक की इसका जो निर्माण काल है वो चला था। कुल लगभग 22 वर्ष का समय लगा था ये बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। दूसरा इसमें बोला है निर्माण व्यय 2 लाख लगभग, तो ये इसमें गलत कथन हो जाएगा। दूसरा जो है वो कैसे गलत होगा, तो निर्माण में जो खर्च हुआ था ना वो लगभग 3.2 करोड़ खर्च हुआ था। कितना? तो 3.2 करोड़। तो 3.2 करोड़ का मतलब होता है कि 3 करोड़ 2 लाख के आसपास इसमें खर्च हुआ था। ठीक है, उस समय। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये जो कथन है वो गलत हो जाएगा। दूसरा 2 लाख हुआ था बोल करके, तो उस समय जी 1632 के आसपास में 3 करोड़ 2 लाख जो है ना लगभग खर्च हुआ था, जिसे 3.2 करोड़ कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा इसमें जो सही होगा वो तीसरा हो जाएगा, मुख्य वस्तुकार उस्ताद अहमद लाहौर था, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा चौथा, मुख्य शिल्पकार उस्ताद ईशा था। क्या? तो मुख्य जो शिल्पकार था ना वो उस्ताद ईशा था, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहला, तीसरा और चौथा जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, तो आप लोग भी इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 110 को ध्यान से पढ़िए, सुमेलित कीजिए। सबसे फर्स्ट में इसमें दिया है मुगल बादशाह और दूसरा राजपूत शासक, मतलब मुगल बादशाह के काल में ना कौन इसमें राजपूत शासक था ये बताना था। पहला बाबर, दूसरा अकबर, तीसरा जहांगीर और चौथा औरंगजेब। उसी प्रकार से ए करके दिया है राणा सांगा, बी राणा प्रताप, सी राणा अमर सिंह और डी राणा राज सिंह। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा आप बताइए, फिर इसका भी मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों का इसका भी आंसर दे दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 110 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सुमेलित कीजिए, एक तरफ मुगल बादशाह और एक तरफ राजपूत शासक दिया है, तो दोनों के समकालीन कौन कौन था ये बोला है। पहला दिया है बाबर, तो बाबर के समकालीन कौन था, तो बाबर के समकालीन राणा सांगा था। दूसरा दिया है अकबर, अकबर के समकालीन कौन था, तो राणा प्रताप था। तीसरा दिया है जहांगीर, जहांगीर के समकालीन कौन था, तो राणा अमर सिंह था। और चौथा दिया है औरंगजेब, तो औरंगजेब के समकालीन कौन था, तो राणा राज सिंह था। तो इन चारों को आप लोगों को याद रखना है, ये सेम बराबर में दिया है ना, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 110 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं ना इन्फॉर्मेटिव आप लोगों का क्लास लेकर आऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आप सभी लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, सारे लोग अच्छे से बनाइएगा।